नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। आज के मंथन की शुरुआत हम एक डॉक्टर राहत इंदौरी के शेर के साथ कर रहे हैं। वो बड़ा ही आज के मंथन पर बड़ा माकूल शेर है। शेर ये है कि झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ सच बोलो, घर के अंदर तो झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा है सच बोलो। मरहूम डॉक्टर राहत इंदौरी साहब का ये शेर बोलकर उत्तर प्रदेश के मथुरा की भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मधु शर्मा ने त्याग पत्र दे दिया। एक परिस्थिति ये है, और दूसरी ओर सतना संसदीय क्षेत्र कि मैहर विधानसभा के विधायक नारायण त्रिपाठी ने अपनी पार्टी को आईना दिखाया। ये दो परिस्थितियां हैं और दो तस्वीरें हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और उत्तर प्रदेश में 80 सीटें जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने दमखम भरा है। कहा जाता है कि यूपी जो जीतता है वो देश को जीत लेता है। भारतीय जनता पार्टी के छोटे से लेकर बड़े तक शीर्ष नेताओं तक, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, लालू प्रसाद की राष्ट्रीय जनता दल और देश में ज़्यादातर क्षेत्रीय पार्टी जो पारिवारिक ढांचे पर टिकी हैं, उनके परिवारवाद को लेकर हमले करती रही हैं। लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को जमीनी हकीकत से उनके लोग अवगत नहीं करा रहे हैं। वास्तव में परिवारवाद तो भारतीय जनता पार्टी की जो निचली इकाई है ना, उसकी जड़ों तक में घुस गया है। और ये हम नहीं कह रहे, ये के न्यूज़ नहीं कह रहा, ये दुर्गेंद्र चौहान नहीं कह रहे, ये बात कह रहे हैं उन्हीं के जिला अध्यक्ष मधु शर्मा जो मथुरा से हैं और यहाँ की सांसद हैं हेमा मालिनी। एक ऐसा कच्चा चिट्ठा मधु शर्मा ने खोल दिया है जिसे देखकर सुनकर आप दंग रह जाएंगे। कार्यकर्ताओं के हिस्से या कार्यकर्ताओं के हिस्सेदारी जो सत्ता और व्यवस्था में होनी चाहिए थी, उस सारे हिस्से को विधायक और मंत्री हड़प रहे हैं और इन कार्यकर्ताओं को सिर्फ सुनने को मिलता है देवतुल्य कार्यकर्ता। बड़ा सवाल है आज। पढ़ाई, दवाई, सिंचाई पर चुनाव की बात करने वाली बीजेपी के विधायक नारायण त्रिपाठी ने मध्य प्रदेश में आईना दिखाया कि स्कूल इंतजार कर रहा है कि मंत्री जी लोकार्पण करेंगे और सेशन के सेशन निकले जा रहे हैं। अस्पताल इंतजार कर रहा है, लोकार्पण की तिथि तय हो जाती है, विधायक जी, पंडित जी पहुंच जाते हैं, लेकिन सांसद गणेश सिंह नहीं आते हैं और लोकार्पण कैंसिल हो जाता है, निरस्त हो जाता है। ये दो तस्वीरें हैं। बातें टीवी स्क्रीन पर करने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन ये दोनों तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी के लिए मुझे लगता है पीड़ादायक हैं और किसी भी राजनीतिक दल के लिए ये कष्टकारी और पीड़ादायक हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के निचले स्तर पर कार्यकर्ताओं को मंत्री और विधायकों के परिवारवाद का मुकाबला करना पड़ रहा है, तो ऊपर के नेताओं को कतई हक नहीं कि वो कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव पर सवाल उठाए। मधु शर्मा लगभग 3.5 साल से उत्तर प्रदेश के मथुरा की भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष, पुरानी कार्यकर्ता और शायद उत्तर प्रदेश में उन गिनी चुनी महिला नेताओं में है जिन्हें जिला अध्यक्ष जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने दी। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और वो नेता निश्चित तौर पर बधाई के पात्र हैं, क्योंकि जब पार्टी सरकार में, सत्ता में होती है तो शायद महिलाओं को इतना बड़ा पद भारतीय जनता पार्टी में ही मिल सकता है। दूसरे दल इतना भरोसा नहीं कर सकते। एक पहलू ये भी है, भारतीय जनता पार्टी ने मधु शर्मा पे भरोसा किया और
उन्होंने उसके बदले दिन रात एक करके मधु शर्मा ने पार्टी को जीत याद दिलाई, 5 की 5 विधानसभा सीटें जितवाई। और जब वो एक इलाके की छाता की प्रभारी हुआ करती थी तो उन्होंने पूरी जी जान से ताकत लगाई, तब वो जिला अध्यक्ष नहीं होती थी और वो सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती। भारतीय जनता पार्टी ने वो परचम वहां पर लहराया। चौधरी लक्ष्मी नारायण छाता से विधायक हैं और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। वहां के विधायक मेघश्याम, राजेश जी, तमाम इस तरीके के जो 5 विधानसभा के विधायक हैं। मधु शर्मा का दर्द ये है कि जो कार्यकर्ताओं के हिस्से या कार्यकर्ताओं को जो हक है, ये नेता चौधरी लक्ष्मी नारायण के 2 भाई जिला सहकारी बैंक और जिला सहकारी फेडरेशन, इनके जो डायरेक्टर के पद हैं, मेंबर के पद हैं, ये सब हड़प गए। इसी तरीके से अन्य विधायक, कोई अपनी मां को डीसीबी, डीसीएफ का चेयरमैन बनवा रहा है, चेयरपर्सन बनवा रहा है, अध्यक्ष बनवा रहा है। कोई अपनी बहन को, कोई अपने भाई को। चौधरी लक्ष्मी नारायण के तो 2 भाई डीसीएफ और डीसीबी में समायोजित हुए। और सारे विधायकों ने अपने बेटे, भाई, भतीजे, मां, पत्नी, मतलब पूरा का पूरा जो ये कहे ना, सत्ता की मलाई यही लोग काट गए। अब कार्यकर्ता केवल झूठी बातें करने से तो कार्यकर्ता जुटने वाला नहीं। अगर उसे केवल देवतुल्य 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 आप करते रहिए तो इससे तो कार्यकर्ता का भला होने वाला नहीं। अगर कार्यकर्ता का समायोजन नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा। मधु शर्मा ने अभी हाल में जो चुनाव होना था उसको लेकर मधु शर्मा ने डीसीबी का चुनाव के लिए एक बैठक बुलाई गई थी और उस बैठक में भरी बैठक को मधु शर्मा ने छोड़ दिया। उनका यह भी आरोप है कि चौधरी लक्ष्मी नारायण के भाई, जो चौधरी लक्ष्मी नारायण मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, उनके भाई, उन्होंने उनके साथ बदसलूकी भी की, ऐसी गंदी भाषा का प्रयोग किया। नरदेव चौधरी उनका नाम है। ऐसी गंदी भाषा का प्रयोग किया जो एक महिला और कम से कम जिला अध्यक्ष से तो हो ही नहीं सकता, कर ही नहीं जा सकती। और नरदेव चौधरी उस बैठक में क्यों थे, इसके औचित्य पर भी सवाल उठा रहे, क्योंकि वो बंद कमरे बैठक में, जिसमें कुछ डेलीगेट्स ही होते हैं, भारतीय जनता पार्टी कोर कमेटी की बैठक थी। नरदेव चौधरी उसके सदस्य भी नहीं, लेकिन उसमें बैठक में वो थे। ये भी वो सवाल उठाती हैं। जितेंद्र प्रकाश विधायक हैं वहाँ के, उनके बेटे पूरन प्रकाश, पंकज प्रकाश, ठाकुर ओम प्रकाश ने अपने बेटे का नाम, नरदेव चौधरी लक्ष्मी नारायण चौधरी के भाई, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव फेडरेशन और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक। इस तरीके के जो तमाम चुनाव होते हैं जो आम जनता को पता ही नहीं होते कितने महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन ये वास्तव में मलाईदार होते हैं। अगर मलाईदार ना हो तो ये सांसद, विधायक, मंत्री अपने माता पिता, भाई, बंधु, बेटे, इनको क्यों उसमें कुदाएं। सांसद हेमा मालिनी, उनका खैर पता ही नहीं हो, तो स्टार हैं, कोई दिक्कत ही नहीं, वो सब इस कोऑपरेटिव फेडरेशन में पढ़ने वाली नहीं है। उस सहकारिता बड़ी महत्वपूर्ण हो गई। इस विभाग के मंत्री हैं अमित शाह केंद्र में, और उत्तर प्रदेश में जेपीएस राठौर मंत्री हैं। मधु शर्मा कह रहे हैं कि भाई जेपीएस भाई साहब जी से बात हो गई तो उन्होंने कहा ना कार्यकर्ताओं का समायोजन हो, लेकिन जिस बैठक में कार्यकर्ताओं का समायोजन किया जाना था, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया जाना था, उस बैठक में एक विधायक सवाल उठाते हैं। एक सवाल उठाते हैं कि भाई आपने क्या कार्यकर्ताओं का ठेका लिया है क्या? अरे भाई जिला अध्यक्ष ही कार्यकर्ताओं का ठेका लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मैहर से विधायक नारायण त्रिपाठी का अपना अलग दर्द है, और नारायण त्रिपाठी बड़े बेबाक हैं, मैं उनकी तारीफ करूंगा। राजनीति में इतनी हिम्मत लोग करते नहीं, और नेता तो बिल्कुल नहीं करता, बहुत डरता है। नेता नाम का जो प्राणी है वो बहुत बहुत डरता है आज के दौर में। कहीं पार्टी से निकाले जाने का डर, कहीं ईडी सीबीआई का डर, कहीं फंसाए जाने का डर। लेकिन नारायण त्रिपाठी की मैं खुले मन से इस बात के लिए प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने अपने इलाके के लोगों के दर्द के लिए लड़ाई लड़ी और अपनी विधायकी, अपनी नेतागिरी दांव पर लगा दी। इसके लिए नारायण त्रिपाठी बधाई के पात्र हैं। नारायण त्रिपाठी का दर्द यह है कि उनके यहां एनएच है, उसमें रोज दुर्घटनाएं होती हैं, लोग तमाम आते हैं घायल, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इस काबिल है नहीं
कि वहां इतनी सारी भीड़ का इलाज हो सके, इतने लोगों का इलाज हो सके। नारायण त्रिपाठी ने खुद बताया कि कई बार वो गए तो देखा लोग जमीन पर लेट रहे हैं, तड़प रहे हैं। इसके लिए उन्होंने अपने प्रयासों से मुख्यमंत्री से कह के एक ट्रामा सेंटर स्थापित करवाया और उसका लोकार्पण काफी दिनों से वो इंतजार में था। लोकार्पण की तिथि तय हो गई, सब कुछ तय हो गया। नारायण त्रिपाठी जी खुद पहुंच गए, पंडित जी शंख वंख लेकर पहुंच गए वहां, और धीरे से डीएम ने कहा विधायक जी के कान में कि सांसद जी कह रहे हैं आज लोकार्पण नहीं होगा। सांसद हैं गणेश सिंह, अगर मैं गलत नहीं हूं तो सतना के सांसद गणेश सिंह, और लोकार्पण टल गया। भाई क्या मजाक है? आप जनता के जनप्रतिनिधि हैं कि तुर्रम खां हैं आप? गजब है। दूसरा वाकया एक स्कूल का है, जैसा मैंने सुना नारायण त्रिपाठी को बच्चे परेशान हैं, विद्यार्थी परिषद के लोग जो भाजपा से ही जुड़ा छात्र संगठन है वो आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, विद्यालय चालू कराया जाए। नारायण त्रिपाठी जब संपर्क करते हैं तो कहा जाता है कि भाई मंत्री जी उद्घाटन करेंगे, मुख्यमंत्री जी उद्घाटन करेंगे। क्या परंपरा है? छात्रों का पढ़ना जरूरी है या मंत्री जी का फीता काटना जरूरी है? नारायण त्रिपाठी ने बड़ी साहस के साथ में कहा कि मैंने कोई अर्जी नहीं दी थी, भाजपा वाले घुटने टेक कर मुझे लेने आए थे। ऐसे बहादुर राजनेता जो खुलकर बोले किसी भी दल के खिलाफ, ये नहीं कि भाजपा के खिलाफ बोले तो ये बहुत अच्छी बात है, किसी दल का कोई भी नेता अगर इतनी बेबाकी से बोलता है तो समझो लोकतंत्र भारत में जिंदा है, उसे कोई मार नहीं सकता। अब एक मधु शर्मा की एक छोटा सा बयान हम सुनाएंगे आपको, फिर सीधे सीधे मेहमानों के पास जाएंगे। हमें सूचना दी गई है कि नारायण त्रिपाठी हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं और उन्हें किसी कार्यक्रम में जाना है, तो वो थोड़ा सा आज जल्दी ही विदा लेना चाहते हैं। मधु शर्मा की वो बाइट सुनाई जाए। तो शायद वो मैंने किसी व्यक्ति विशेष की वजह से नहीं कह दिया था, कि उस प्रत्याशी की वजह से नहीं कह दिया था कि हम माठ जीत रहे हैं, क्योंकि अगर वो प्रत्याशी इतनी कुब्बत रखते जिताने की तो शायद उससे पहले के चुनावों में अपने गांव सदीकपुर से ही उन्होंने भाजपा को जिता लिया होता। तो मुझे कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के बेस पे मैंने ये बात कही थी, और जब मैं उन कार्यकर्ताओं के साथ उनको इतना काम करता हुआ देखती हूँ तो मेरे मन में ये बात थी कि कहीं ना कहीं इन कार्यकर्ताओं का ऊपर पदों पे भी समायोजन होना चाहिए। कोई ऐसे डीसीएफ है, डीसीबी है या और चुनाव हैं, उनके प्रत्याशी तय होते हैं तो कहीं ना कहीं एक कोर कमेटी बैठती है, उसमें सारे जनप्रतिनिधि भी बैठते हैं। जिला पंचायत का चुनाव हुआ, उसमें मैंने देखा कि टिकट जो दी गई, हमने 3 दिन का पैनल बनाया, लेकिन टिकट कहीं ना कहीं माननीय लोगों जी ने अपने अपने लोगों को दिलाई। उसका रिजल्ट ये था एक विधानसभा छाता में तो कि केवल 2 कार्यकर्ता हमने 2 कार्यकर्ता को हम टिकट दिलवा पाए थे, वो दोनों जीत गए थे, बाकी सब छाता विधानसभा हार गई थी। वही सेम चीज़ रिपीट होती है नगर पंचायत चुनाव में। नगर पंचायत का चुनाव आप देखें तो उसमें भी रिजल्ट लगभग वो उस विधानसभा का तो वही है, छाता का आपके छाता विधानसभा का रिजल्ट। यहाँ तो सीधे बात फिर चौधरी लक्ष्मी नारायण को लेकर के हो रही है ना, कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जो विधायक भी है, उन्हीं की विधानसभा है वो। ठीक, तो आपने चलिए टिकट अपने हिसाब से, हमने तो 3 का पैनल बना के भेजा, आपने टिकट आपके लोगों को मिली, जो भी है वो ठीक, वो चीज़ निकल गई, तो अब उस पर नहीं जा रही। इसके बाद आता है डीसीएफ का चुनाव। डीसीएफ का चुनाव, डीसीबी का चुनाव जब नीचे से आता है, समितियों के चुनाव से आता है, तभी मैंने इस पर अपना विरोध प्रकट करना शुरू किया था। संगठन में मैंने ऊपर तक अपनी बात रखी थी कि भाई जो जनप्रतिनिधि हैं वो नीचे जो समिति का चुनाव हो रहा, वहीं से अपने अपने लोगों को चुनाव जिता रहे हैं। इस पर थोड़ा सा इन लोगों को थोड़ा अनुशासन में रहने के लिए कहा जाए, लेकिन वहाँ पे वो चीज़ नहीं हुई। कहीं जनप्रतिनिधि ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को जिताने में, वहाँ से निकालने में सक्सेस रहे। हमने कार्यकर्ताओं के साथ बहुत मेहनत की, लेकिन वो भी चलिए, वो समितियों के चुनाव निकल गए, सारी चीज़ें हुई। अब आता है मेन डीसीएफ का, डीसीबी का और कंज्यूमर का चुनाव। तो जब डायरेक्टर्स वाली बात होती है, डीसीएफ के चुनाव से 1-2 दिन पहले एक बैठक की जाती है जिसकी जानकारी मुझे नहीं थी। वो जनप्रतिनिधि अपने आप कर लेते हैं, और उस बैठक में एक लिस्ट निकल के आती है जिसमें विविध डायरेक्टर के अलावा जो यहाँ से डेलीगेट निकलेंगे अलग अलग उनके लिए, जैसे दिल्ली में हमारी इफ़को है, कैबको है, उन सब के लिए जो निकलेंगे, उसमें अगर आप उस लिस्ट को भी देखेंगे तो भी उसमें जो विधायक हैं उनके खुद के नाम उसमें भी हैं।
जैसे अब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, इफ़को के लिए शायद नरदेव का नाम लिखा हुआ है, क्रबको के लिए राजेश जी का नाम लिखा हुआ है, एक जगह मेघश्याम जी का भी नाम लिखा हुआ है। और सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात यह है कि एक जगह जहाँ पर राजेश जी का नाम लिखा हुआ है उसके आगे लिखा हुआ है नरदेव की सहमति है। भैया नरदेव क्या हैं? नरदेव तो ऑथेंटिक नहीं है कोर कमेटी में बैठने के लिए, तो उनकी सहमति है, ये क्या चल रहा है? तो ये चीज़ें गड़बड़ हुई। फिर भी मैंने उसको कुछ नहीं कहा क्योंकि वो इलेक्शन में उस बैठक में नहीं थी, डीसीएफ का अगले दिन चुनाव भी हो गया, सारी चीज़ हो गई। लेकिन मैंने ये जानकारी भी सबको अवगत कराई कि इस तरीके से ये हुआ है, ये ठीक नहीं है। वहाँ पर देखिए लक्ष्मी नारायण जी के दूसरे भतीजे हैं, नरदेव जी को सब जानते हैं, वो स्थापित हो चुके हैं। एक दूसरे भतीजे करमवीर जी, उनको डीसीएफ में उपाध्यक्ष बना दिया जाता। लेकिन इतना समझना चाहिए कि हम डीसीएफ में अपने परिवार के लोगों का समायोजन कर चुके हैं। अब आता है डीसीबी चुनाव और उससे पहले की बैठक। अब डीसीबी का चुनाव कल परसों में होने वाला है, तो उसकी बैठक के लिए 2 दिन पहले, परसों शायद वो बैठक थी, तो उस बैठक में हम थे, सारे जनप्रतिनिधि थे, तो वहाँ पर चर्चा शुरू हुई। उसमें मुझे कुछ नहीं बोलना चाहिए, बोलना शुरू ही नहीं किया था मैंने। अचानक जैसे चर्चा शुरू होती है, हाँ भाई नाम लिखो, तो हाँ भाई नाम लिखो में सबसे पहले तो हमारे नरदेव जी कहते हैं भाई मेरा लिखो, पहला नाम वो कहते हैं मेरा लिखो। चलिए नाम लिखना शुरू हुआ, उनका लिखा गया। फिर राजेश जी ने अपना कोई नाम बताया, एक नाम डायरेक्ट उसके लिए बताया, उपाध्यक्ष के लिए बताया। एक नाम पे कहते हैं ये जितेंद्र लिखिए। पूरन प्रकाश जी कहते हैं जितेंद्र कौन है? तो राजेश जी कहते हैं मेरा भाई है। तो पूरन प्रकाश जी कहते हैं ओके। फिर जब क्योंकि अभी वो राजेश जी को ओके करेंगे, तो जब पूरन प्रकाश जी के बेटे की बात आएगी तो राजेश जी और ये लोग ओके कर, वो नाम भी आया। हाँ, पंकज प्रकाश का भी नाम आया। तो उन्होंने कहा कि यहाँ से मेरा पंकज प्रकाश, ठीक है। फिर और ये सब मेरे सामने चल रहा था, धीरे धीरे बात बढ़ी। फिर ठाकुर ओम प्रकाश जी भी बोले कि मेरा भी बेटा है भाई वहाँ से। इतने में गोवर्धन विधायक भी बोल गए कि भाई मेरा भी बेटा है, ठीक। तो ये सारा जब पुराण चल रहा था, अब उनकी माँ को डीसीबी पे सेट किया जाता है, ठीक। ऐसे ही छाता में एक व्यक्ति की पत्नी को डीसीएफ में सेट कर चुके हैं और अब उनको सेट किया गया डायरेक्टर में, ठीक। अब नरदेव चौधरी यहाँ पे अपना नाम लिखवा देते हैं। पार्टी कितना ऊंचे स्तर पे सोच रही है कि हमें सारी जातियों का समावेश हो, हमारे सारे कार्यकर्ताओं का समावेश हो। आप क्या कर रहे हैं? तो वो चीज़ मेरी यहाँ से शुरू हुई। मैंने जब इतना बोला तो सबको मिर्ची लगनी स्वाभाविक थी, तो उछल गए, इतने एक इधर से इतना उछल गए, एक इधर से उतना उछल गए। तो वो था। ये बातचीत आपने ब्रज ई अखबार के कर्ता धर्ता अनूप शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके जरिए आपने सुनी। अनूप जी का आभार और ब्रज ई अखबार का भी बहुत आभार। ये जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के लिए अनूप जी बड़े जिंदा दिल पत्रकार हैं, इतनी सारी बातें। और मैं मधु शर्मा की भी बहुत इस मंच से, के न्यूज के मंच से मैं प्रशंसा करूंगा, भूरी प्रशंसा करूंगा कि बहादुर महिला राजनेता हैं। आमतौर पर महिला राजनेता इस तरीके से बात कहने में बचती हैं, अपने करियर को लेकर, अपने ऊपर तमाम तरीके के आक्रमण को लेकर बचती हैं। लेकिन मधु शर्मा वाकई बहुत बहादुर राजनेता हैं। उन्हें बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस सच को सच बोलने का साहस करना ही वास्तव में इंसानियत है। और अंदर जो बात है ना कार्यकर्ताओं के प्रति, जो उन्होंने जिला अध्यक्ष बन के शपथ ली थी, उसको उन्होंने निभाया। कम से कम कोई उन्हें भले ना समझे, लेकिन उनके तमाम कार्यकर्ता उनको समझ रहे हैं। मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ गया है, बहुत सारी भूमिकाएं हमने बता दी हैं। अब सीधे मेहमानों के पास चलते हैं। मैहर से विधायक भारतीय जनता पार्टी के नारायण त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हैं। त्रिपाठी जी बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। भारतीय जनता पार्टी मथुरा की पूर्व अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष मधु शर्मा जी भी जुड़ गई हैं। मधु जी बहुत स्वागत, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आपका के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। रिजवान अहमद साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, संपादक रहे हैं तमाम न्यूज़ चैनलों में, अखबारों में, मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। नितेंद्र सिंह यादव, समाजवादी पार्टी के डॉक्टर नितेंद्र सिंह यादव, वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। आनंद तारण साहब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता मध्य प्रदेश से जुड़े हैं। आनंद जी बहुत स्वागत। और शिवम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। आपका ये बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। सीधे चूंकि नारायण त्रिपाठी को किसी कार्यक्रम में जाना है, इसलिए मैं उन्हें उनकी बात रखने का मौका देने के बाद मुक्त करूंगा। नारायण त्रिपाठी जी, जो आपका बयान वायरल हो रहा है, तमाम चीज़ें हमने भी सुनी हैं, तमाम अन्य लोगों ने भी सुनी हैं। वास्तव में इतनी सारी पीड़ा आप
अपने सीने में दफन किए हुए थे। अचानक कोई ट्रिगर पॉइंट था जिसके कारण आप एकदम से फट पड़े नारायण त्रिपाठी? मैं मैहर में लोकार्पण, भूमि पूजन, उद्घाटन कार्यक्रम में आना जाना बंद कर चुका हूं, इसलिए कि मेरा स्वभाव कुछ ऐसा है कि आवत ही हर्षे नहीं, नयनन नहीं स्नेह, तुलसी तहा न जाइए कंचन वर्षे में। मैं हॉस्पिटल मैहर गया, ट्रामा सेंटर मेरे द्वारा ही बनवाया गया। मुख्यमंत्री जी से ट्रामा सेंटर लाया, नरोत्तम मिश्रा जी से घोषणा कराया, बन के कंप्लीट हुआ। हॉस्पिटल गया, हमारा भव्य हॉस्पिटल बना है। हॉस्पिटल गया, वहां तमाम एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट में तमाम लोग जमीन पर फर्श में पड़े थे। मैं डॉक्टरों से पूछा, लगातार मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, अब डॉक्टरों से जब पूछा तो डॉक्टर बोले जगह नहीं। मैं कहा ट्रामा सेंटर चालू कीजिए। जी नारायण त्रिपाठी जी कंप्लीट करिए, मुझे लगता है उनकी आवाज नेटवर्क डाउन हो गया है। नारायण त्रिपाठी कुछ सालों से अंदर पड़ा हुआ सड़ गया। मैं मंत्री बात किया, हमारे जिला के मंत्री हैं उनसे बात किया, सबसे बात किया कि इस बिल्डिंग का लोकार्पण कर दिया जाए, हॉस्पिटल चालू कर दिया जाए। लड़के एबीवी के लड़के आंदोलन कर रहे हैं, पर कोई सुनने वाला नहीं, देखने वाला नहीं, बताने वाला नहीं। लड़के लगातार मेरे पास आते गए। कॉलेज फिर उसी तरह पड़ा है। अभी मोहन यादव जी जो हमारे उच्च शिक्षा मंत्री हैं, 3 दिन पहले बात किया कि आप बिल्डिंग का उद्घाटन कर दीजिए, हॉस्टल का लोकार्पण कर दीजिए, जिससे बच्चे वहां पढ़े हैं। हमारी पूरा फर्नीचर खराब हो गया। इस बात में कोई सुन नहीं रहा। हॉस्पिटल के लिए संडे का दिन तय किया कि हम संडे के दिन इसका लोकार्पण करेंगे, ट्रामा सेंटर जी, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष हमारी भारतीय जनता पार्टी के, उनको भी आमंत्रित किया। और आमंत्रित करके 10 बजे का समय, जिस समय लोकार्पण का टाइम था, मैं हॉस्पिटल पहुंचता हूँ। हॉस्पिटल पंडित जी पूजा कराने के लिए बैठे हैं, माइक है, टेंट है और तमाम भीड़ है। संडे के दिन तमाम जितना हॉस्पिटल का स्टाफ है उन सबको सीएमओ साहब ने बुला रखा था। जब मैं गया, वहां पहुंचा, देखा, जैसे मैं पंडित जी के श्लोक के मंत्रोच्चारण के साथ मैं पहुंचा कि एक फोन आता है सीएमओ साहब का। उनके द्वारा बोला जाता है कि सांसद जी का निर्देश है कि आज लोकार्पण नहीं होगा, इसका लोकार्पण मंत्री जी करेंगे। अभी इससे ज्यादा और बेइज्जती क्या हो सकती है जी, इससे ज्यादा और बर्दाश्त मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं उस जगह से कैसे बैक हो जाऊं, कैसे वापस हूं। सांसद जी का जो तानाशाही रवैया है, उसका मेरा दिल में लगा कि ये तो बहुत बड़ा गलत है। हमारे स्टेट गवर्नमेंट का बिल्डिंग है, कोई केंद्र सरकार का तो बजट है नहीं। हमारे ख्याल से सांसद जी को जो भी काम करना चाहिए इतना हस्तक्षेप नहीं होता। और कोई मैहर में नहीं, पूरे सतना जिले में जितने भारतीय के पूर्व या वर्तमान एमएलए मिनिस्टर होंगे, हर आदमी चाहे जिला अध्यक्ष के हर लोग उनके इस तरह स्वभाव से परेशान हैं और प्रताड़ित को महसूस करते हैं। कोई बोल नहीं पाता, लाचार बस बैठे अलग। तो मैं वहां पर अचानक में बोला कि भाई इतना तानाशाह रवैया मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता जी। और मैं यहाँ से अब इसका लोकार्पण करूंगा और लोकार्पण के बाद ही जाऊंगा। तो मैं लोकार्पण किया। लोकार्पण करने के बाद मेरे अंदर तो ये पक्ष तो बर्दाश्त नहीं पाया और मैं बोला उसमें कि ये गलत है और मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा और मैं सलाह देने का काम किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी 17 सांसद मुझे लगता है कि संपर्क नारायण त्रिपाठी से टूट गया है। एक ब्रेक पर जाऊंगा और अगर ब्रेक के बाद उनका संपर्क सही हो गया तो उनकी बात कंप्लीट होगी, फिर बाकी मेहमानों के पास जाना होगा मुझे। तकनीकी कारणों से अभी नारायण त्रिपाठी अपनी बहुत सारी जो गुबार है उनके दिल में वो निकालना चाहते थे, लेकिन वो चूंकि तकनीकी व्यवधान आ गया इसलिए
अपनी पूरी बात नहीं रख पाए, लेकिन जो मोटे मोटे तौर पर बात कही वो कह रहे हैं कि पूरे जिले के जनप्रतिनिधि जो इस सांसद मंत्री इनसे त्रस्त हैं, ये उद्घाटन और लोकार्पण में फंसाए हुए हैं, जबकि अस्पताल की ज़रूरत लोगों को है, स्कूल की ज़रूरत छात्रों को है, ऐसा वो होने नहीं दे रहे हैं। तो चाहे यूपी हो चाहे एमपी, आप समानता देखिए। अगर यहाँ उत्तर प्रदेश में अगर मथुरा का एक सैंपल माने और मधु शर्मा की बात को गौर करें, तो यहाँ मंत्री विधायक इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जड़ों में परिवारवाद का इंजेक्ट कर दिया है, जो परिस्थितियां सामने दिख रही हैं। और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में वहाँ भी जो काम करने वाले लोग हैं अपने नेताओं से परेशान हैं। उसका साक्षात और प्रत्यक्ष उदाहरण नारायण त्रिपाठी विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, बड़े पुराने नेता हैं। वो इस बात को कह रहे हैं कि भाई मंत्री को वो गुहार लगा रहे हैं उद्घाटन कर दो, मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिख चुके, सांसद जी उद्घाटन रोक देते हैं। अजीब स्थिति एनआरकी चल रही है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो भाई एक तरीके से जो कार्यकर्ता है या काम करने वाला नेता है, वो संगठन में बड़ा मुश्किल अपने आप को महसूस कर रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी अछूती है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, जिला अध्यक्ष, एक आधा दर्जन जिला अध्यक्ष इस्तीफा दे गए। उसमें भी तमाम चीज़ें इस तरीके की आई कि सुनवाई उनकी नहीं हो रही है। इसी तरीके से बहुत सारे अन्य लोग हैं, वो भी पार्टी इसलिए छोड़ रहे हैं कि भाई कुल मिलाकर उनके जो वास्तव में जो उनकी सरपरस्ती नेतृत्व को करनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है। तो ये स्थितियां परिस्थितियां अलग हैं, लेकिन सवाल यही है कि कार्यकर्ता कहां खड़ा है। मैं सीधे मधु शर्मा के पास जाऊंगा। मधु शर्मा जी, आपने पूरी तस्वीर मीडिया के सामने आकर रख दी है। कम से कम जो आपकी बातचीत हमने सुनी है ब्रज ई अखबार के जरिए, वो तो यही बात कहती है कि भाई जड़ों में इन जो सांसद, विधायक, मंत्रियों, इन लोगों ने भाजपा के जड़ों में एक तरीके से मट्ठा डालने का काम किया और परिवारवाद को भाजपा की जड़ों में इंजेक्ट कर दिया है। ऊपर के नेता जो कह रहे हैं कि वो दूसरे दलों के परिवारवाद पर हमले करते हैं, ठीक बात करना चाहिए, राजनीति में परिवारवाद नहीं होना चाहिए। आप कार्यकर्ता की आवाज उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारी अम्मा को रख दो, हमारे भाई को रख दो, हमारी बहन को रख दो, हमारे बबुआ को रख दो, हमारी बुआ को रख दो। इस तरह की बातें हो रही है। तो सैंपल है। अगर इस तरीके की कई मधु शर्मा अगर उत्तर प्रदेश में मुंह खोलें या मध्य प्रदेश में मुंह खोलें तो ये कमोवेश स्थितियां इसी तरह की निकल कर आएंगी। और मधु जी, आपने ये साहस किया, आपने ये बयान जो पब्लिक किया, ये क्या उस समय आपके मन में क्या चीजें आई होंगी? आपको लगा नहीं होगा कि आपका पूरा राजनीतिक जीवन खत्म कर देंगे ये लोग? पहले तो आपके माध्यम से मुझे देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार करती हूँ। आपने जो बात कही है कि मुझे कैसा लगा कि मेरा करियर खराब हो जाएगा या नहीं, लेकिन मेरा मानना यह है कि जिन कार्यकर्ताओं की वजह से मेरा करियर बना है, अगर उनको मैं सम्मान नहीं दिला पाऊंगी तो जरूर मेरा करियर खत्म हो सकता है। उनका सम्मान बहुत जरूरी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी है। यहाँ दीनदयाल जी के अंत्योदय की बात होती है, तो जो अंतिम छोर पर, अंतिम पायदान पर व्यक्ति बैठा हुआ है, हम उसके उदय की बात करते हैं, तो अपना कार्यकर्ता जो दिन रात हमारे साथ मेहनत करता है, तो उसका सम्मान बहुत आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। इसलिए मैंने ये कदम उठाया है कि मैंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। मधु जी, इस्तीफा आपने दिया, एक संकेत और संदेश जरूर दिया, उन कार्यकर्ताओं में जरूर ये संदेश जाएगा जिनके लिए आप काम करती हैं। लेकिन इस्तीफा क्या हल हो सकता है पार्टी में रह के? मतलब उस पद पर रह के क्या लड़ाई अब असंभव हो गई थी, ऐसा लग रहा था आपको क्या? और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई मधु शर्मा का कार्यकाल कंप्लीट हो गया है लगभग, इसलिए वो इस बात को इस्तीफा देकर वो निकल गई। ये बात तो मैं अगर कहूँ तो जब मैं बनी थी तभी से लोग कह रहे थे कि मधु शर्मा जी हटने वाली हैं, मधु शर्मा जी हटने वाली हैं। आज से नहीं, 3.5 साल पहले से ये बात कही जा रही थी। तो इसलिए इस बात का मेरे ऊपर कोई ऐसा असर नहीं पड़ा
पड़ता है। तो हटना कब था ये तो संगठन जानता है, कब जिलाध्यक्षों को हटना था, नहीं हटना था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ प्री प्लान करके अचानक से मैंने इस्तीफा दे दिया। कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए जो मुझे सही नहीं लगी, जो चीजें, क्योंकि परिवार का समायोजन ही अगर होता रहेगा हर जगह, आपके जनप्रतिनिधियों के परिवार का ही समायोजन होता रहेगा, तो कार्यकर्ता का क्या होगा? कार्यकर्ताओं के बारे में भी तो सोचिए। आपने एक पद पे अपने परिवार को समायोजित कर लिया, लेकिन दूसरे पद पे तो कार्यकर्ता को आने दीजिए। ऐसा तो नहीं है कि हम एक पद पे अपना एक भतीजा कर देंगे, एक बेटा कर देंगे, फिर दूसरे पद के लिए दूसरा भतीजा, दूसरा बेटा, हमारे अन्य अन्य लोग उसके लिए तैयार हैं। ये चीज गलत लगी मुझे। और मुझे ये लगा क्योंकि मैं लगातार 6 महीने से अपनी बात कहीं ना कहीं संगठन में रख रही थी, और उस दिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब ये बात नहीं सुनी जा रही, इसलिए मैंने वो कदम उठाया। मधु जी, तो और गंभीर बात है मधु जी, भारतीय जनता पार्टी जैसा अनुशासन प्रिय संगठन, और वहाँ अगर एक जिलाध्यक्ष, वो भी मथुरा बड़ा इंपॉर्टेंट जगह है, और वहाँ की जिलाध्यक्ष अगर 6 महीने से चीज़ों के लिए रख रही हो कि भाई अगर जिला पंचायत चुनाव हो, चाहे नगर पंचायत के चुनाव हो, चाहे नगर पालिका के चुनाव हो, अगर सारी रेणुयाँ ये मंत्री, विधायक, सांसद ही खा जाएंगे, तो आपकी बात बिल्कुल वाजिब है कि कार्यकर्ता जो लड़ाई लड़ता है उसके सामने आप क्या मुंह दिखाएंगी? काम तो कार्यकर्ता करता है, चुनाव में वोट कार्यकर्ता दिलाएगा, और उससे फिर मधु शर्मा किस मुंह से कहेंगे अगर किसी एक का समायोजन नहीं करा पाएंगे? एक इससे भी ज़्यादा गंभीर बात यह है कि 6 महीना से आपकी सुनी नहीं जा रही थी, तो इसके क्या मायने हैं? नहीं, संगठन में जब हमने बात रखी तो कहीं कहीं उस बात पे ध्यान दिया गया, लेकिन ये जो चीज नीचे से इस पूरे चुनाव में मुझे समझ में आई, नीचे समिति के चुनाव से मैंने देखा कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो निरंकुश हो रहे थे, वो बात को समझ नहीं रहे, वो कार्यकर्ता को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। आप तो विभिन्न पार्टियों से इस पार्टी में आ गए होंगे, लेकिन वो इसी पार्टी में रह के दिन रात मेहनत करके आपको जिताने का काम कर रहा है। तो मुझे लगा कि ये कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों के ऊपर अंकुश कम हो गया है, तो उनको नहीं समझ में आ रहा कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो अपनी वैभव में लगे हुए हैं, अपनी लोगों को समायोजित करने में लगे हुए हैं। मधु जी, इस्तीफे के बाद अध्यक्ष जी चौधरी साहब, भूपेंद्र चौधरी साहब, या और जो प्रदेश का नेतृत्व है और शीर्ष नेतृत्व जहां तक आपकी पहुंच होगी, क्या आपने उनसे बात की है क्या इस संदर्भ में? मैंने अपनी बात उनके पास रखी है, मैंने उनको सबको अवगत कराया है अपनी बात से। आप बनी रहिए हमारे साथ में। हम अब इस पर एक छोटा सा रिएक्शन, शिवम शुक्ला हैं, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हैं, काफ़ी यंग हैं, युवा हैं शिवम जी। शिवम जी, 2 परिस्थितियां हैं, एक परिस्थिति उत्तर प्रदेश की है और दूसरी मध्य प्रदेश की है। पहला रिएक्शन मध्य प्रदेश की स्थिति पर कि एक विधायक खुलेआम इस बात को कह रहे हैं कि भाई जो हमारे चाहे शिक्षा, अस्पताल, पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, कमाई, ये तो बड़े मुद्दे होते हैं, किसी भी सरकार के काम करने के कोर मुद्दे होते हैं। अब वो कह रहे हैं कि भाई विधायक जी कह रहे हैं कि हमारी कोई सुन ही नहीं रहा है। अस्पताल बना पड़ा हुआ था, लोकार्पण की तिथि तय हो गई थी, पंडित जी शंख लेकर पहुंच गए, घंटे घड़ियाल लेकर, और वहां कहा गया कि सांसद जी नहीं चाहते आज लोकार्पण हो। विधायक ने अपना आक्रोश जाहिर किया। उसके बाद वो एक स्कूल की बात करते हैं, कॉलेज की बात करते हैं, कहते हैं भाई मंत्री जी को मैं 10 बार कह चुका हूं लोकार्पण कर दो, बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको पढ़ने में दिक्कत हो रही है। क्या इतना ज्यादा मुलम्मा चढ़ गया है इन नेताओं में अपनी ब्रांडिंग करने का कि वो जनता के हितों को दरकिनार कर रहे हैं क्या? शिवम शुक्ला, और एक विधायक हिम्मत कर रहा है इस बात को लेकर, उसकी भी तारीफ की जानी चाहिए। देखिए, 2-3 चीजें यह जो प्रकरण आप रेखांकित कर रहे हैं उसमें महत्वपूर्ण रूप से समझने वाली हैं। सबसे पहली चीज, नारायण त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी के एक निष्ठावान कार्यकर्ता है। हमारे दल के भीतर का जो मामला होगा हम उसको बैठ करके सुलझा लेंगे, उसमें बातचीत हो जाएगी। जो भी उसमें कहीं ना कहीं मंथन का विषय होगा, आपके कार्यक्रम का भी नाम मंथन है, उसमें हमारे दल के भीतर गरिमामय तरीके से इन चीजों पर बातचीत की जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनके बीच अगर कोई विषय विवाद का आता भी है तो वह जनता को सरोकार से जुड़ा हुआ होता है। विधायक जी खुद स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी से उन्होंने अस्पताल के लिए, स्कूल के लिए बोला, और माननीय मुख्यमंत्री ने उस क्षेत्र की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए उस चीज को वहां पे स्वीकृत किया, और आज वह बन करके तैयार हो गया है, उसका लोकार्पण होना है।
कई बार हो जाता है, कुछ विषय हो जाते हैं, स्थानीय स्तर की चीजें हैं, दो लोगों के बीच इस प्रकार का कोई यह इकलौता प्रकरण है पूरे मध्य प्रदेश में जिसके बिना पर हम इतना बड़ा विमर्श कर रहे हैं। उसके अतिरिक्त आप नहीं हमारे नहीं, मध्य प्रदेश में इकलौता प्रकरण है जो जीता जागता उदाहरण मधु शर्मा बैठी हैं, राजनीति में बड़ी परिपक्व महिला हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं वो, और वो बता रही हैं साफ साफ कि यही जो नेता हैं ये परिवारवाद का इंजेक्शन भाजपा की जड़ों में इंजेक्ट कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, ये भाजपा के रीति नीति के खिलाफ काम कर रहे हैं लोग। और जनप्रतिनिधि यहां भी एरोगेंट है और जनप्रतिनिधि मध्य प्रदेश में भी एरोगेंट है, दोनों में समानता यह है शिवम जी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात आप समझिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, दोनों जगह पर डबल इंजन की सरकारें चल रही है। माननीय प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में हमारी मध्य प्रदेश की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो, विकास को गति देने की दिशा में ही काम कर रही है। मधु जी भी इस बात को स्वीकार करेंगी कि हमारी सरकारों का मूल जो फोकस है वह गवर्नेंस पर है। हम जनता के लिए बेहतर से बेहतर सुविधाएं लाना चाहते हैं, बेहतर से बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना चाहते हैं, बेहतर से बेहतर सामाजिक न्याय की दिशा में काम करना चाहते हैं। उसके विपरीत अगर आज आप जिन दो दलों से हमारा मुकाबला है, मध्य प्रदेश में हमारा सीधा मुकाबला कांग्रेस पार्टी है, जिनके नेताओं के बीच आज जूतम पैजार की स्थिति है। खंडवा में आप देखिए, इनके कार्यकर्ता आपस में एक दूसरे के ऊपर जूते फेंकते नजर आएंगे, कुर्सियां मारते नजर आएंगे। उसके बाद आप उज्जैन चले जाइए, वहां इनके जिलाध्यक्ष इनके जिला उपाध्यक्ष माइक छीनते हैं। इसके अतिरिक्त इनके 6 जिलाध्यक्षों ने कमलनाथ जी के ऊपर इस्तीफा लगा करके, आरोप लगा करके इस्तीफा दिया है। इनके जितने भी वरिष्ठ नेता है मध्य प्रदेश से आने वाले विभिन्न अंचलों के, वह कमलनाथ जी को नेता नहीं स्वीकार करना चाहते और कमलनाथ जी अपने समर्थकों के माध्यम से स्वयं को भावी मुख्यमंत्री के रूप में प्रदर्शित करवाना चाहते हैं। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो एक बटा हुआ समूह है, इंदौर का प्रकरण हम देख रहे हैं किस प्रकार से तुष्टीकरण करने के लिए इनका एक अध्यक्ष सामाजिक सौहार्द को खराब करता है, एक वर्ग की सिर्फ नाराजगी को दूर करने के लिए नोटिस जारी करने के तुरंत बाद कांग्रेस पार्टी उनका निष्कासन करती है। कांग्रेस शिवम जी, आप लोग अपनी बुराई नहीं ठीक करेंगे, कमलनाथ की 13 बुराई गिना रहे हैं यहाँ, अपनी बुराई नहीं ठीक करेंगे। आपका नेता खुलकर आया है और वो कह रहा है और जनता के लिए आप काम करते हैं, तो ये अस्पताल क्या हमारे आपके लिए है क्या? वो क्या नारायण त्रिपाठी अपने घर का हैंड पाइप लगवाने के लिए कह रहे हैं क्या सांसद जी से? देखिए, स्थानीय स्तर का एक विषय हो सकता है, दो जनप्रतिनिधि, ये बड़ा विषय है, जिला जिला है, शहर शहर। देखिए, मधु शर्मा ने उत्तर प्रदेश में कलई खोली है, बताया है अपने नेताओं को कि किस तरह पार्टी और संगठन को ये सांसद विधायक और मंत्री बर्बाद कर रहे हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी जैसा मजबूत संगठन, उसकी जड़ें हिलाने में लगे हुए लोग। देखिए एक बेहद महत्वपूर्ण बात समझने योग्य है। मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, नारायण त्रिपाठी जी को लगातार कांग्रेस पार्टी अपने प्रभाव में लेने का प्रयास करती रही थी। हो सकता है कि उनकी ओर से कुछ इस प्रकार से डिस्प्यूट पैदा करने की स्थिति निर्मित करवाई जा रही हो सकता है। अब कल ये आवे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहेंगे मधु शर्मा कांग्रेस से टिकट ला रही है वहां से, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया, ये भी कह सकते हैं लोग। अब मैं आपको रोक रहा हूं, मैं नितेंद्र सिंह यादव के पास जा रहा हूं। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल है। नितेंद्र सिंह यादव, आपके भी संगठन में इस तरह की तस्वीरें आती हैं, कोई अछूता नहीं है, मैं बिल्कुल कोई ऐसा नहीं कि क्लीन चिट दूंगा कि आपके यहाँ बहुत अच्छी चीजें चल रही हैं, अंदर आप भी बहुत पुराने नेता हैं, जानते हैं। और लेकिन ये परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी जो कहती हो कि परिवारवादी पार्टियों के खिलाफ मोदी जी ने जंग छेड़ रखी है, और मधु शर्मा जैसी नेता उसकी कलाई उतार रही, देख रही, कह रही कि भाई पूरे परिवार को ही सब कुछ दे दोगे। ये सांसद विधायक मंत्री उन तड़प के उनके अंदर की जो एक तरीके से पीड़ा है अपने कार्यकर्ताओं को समायोजित कराने की, वो बाहर आ गई। नहीं, आजकल सत्ताधारी दल का कौन सा जिलाध्यक्ष इस्तीफा देता? नितिन जी, एक छोटा सा पदाधिकारी तो इस्तीफा देता नहीं। इतनी प्रचंड बहुमत की उत्तर प्रदेश में सरकार है और उसकी जिलाध्यक्ष इस्तीफा दे दे। निश्चित रूप से दुर्गेन जी, मधु शर्मा जी ने बहुत ही हिम्मत और बहादुरी का काम किया है, और निश्चित रूप से ये इनकी हिम्मत और बहादुरी इनके कार्यकर्ताओं ने दी है, क्योंकि ये कार्यकर्ताओं की वजह से जमीन से जुड़ी हुई नेता रही है। और इनका जब इनके कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं होगा, जनप्रतिनिधि अपने भाई भतीजों को वहां समायोजित करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से जिला अध्यक्ष का कर्तव्य होता है। एक काम इन्होंने किया, यही काम उन्होंने मध्य प्रदेश में। शिवम जी आऊंगा, जरा इनको बोलने दीजिए, पहले विपक्ष को थोड़ा बोलने दिए, मैं आऊंगा आपके पास। शिवम जी लगातार बोल रहे हैं, मैं राजगला भी खराब, मैं बहुत तेज नहीं चिल्ला पाऊंगा, लेकिन शिवम जी ने अभी बात कही कि वहां जूतम पैजार हो रही। दुर्गेंद्र जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के अंदर सांसद ने विधायक के 15-20 जूते जिला योजना की बैठक में मार दिए थे, पूरे देश ने देखा था। तो सांसदों, ये जो डबल इंजन की सरकार बार बार कहते हैं, डबल इंजन लगातार टकरा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में तो आप लगातार देख रहे हैं, वो सांसद जी इस दुनिया में नहीं, इसलिए उसका जिक्र नहीं करेंगे अब हम।
बिल्कुल कोई बात नहीं, मैं जी। वो जानने दीजिए। लेकिन ये जो बात करें, लगातार डबल इंजन टकरा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर जहां जहां इस तरीके की स्थिति है, वो लगातार वो डबल इंजन टकरा रहे हैं। और कानपुर की स्थितियां देख लीजिए कि एक कार्यक्रम होता है नगर निगम में, अभी देख लीजिए तो सांसद जी नहीं जाएंगे शपथ लेने, तो मेयर का विरोध हो जाएगा, तो दूसरे विधानसभा स्पीकर हैं तो उनके समर्थक हैं, इसलिए दो सांसद उत्तर विरोध प्रदेश करेंगे। को देखिए, मथुरा में ये तस्वीर आई, कानपुर की तस्वीर आप बता रहे हैं, लखनऊ की 20 तस्वीरें, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। पूरे प्रदेश में ये भारतीय जनता पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं रही। जैसा कि मधु जी कह रहे हैं, अंत्योदय की बात करने वाले, एकात्म मानववाद की बात करने वाले, कार्यकर्ताओं का सम्मान करने वाली है भारतीय जनता पार्टी नहीं रही। भारतीय नितिन जनता जी, मैं पार्टी आपका हमको कमेंट परिवारवाद हमारे पे चाहता हूं, क्योंकि अखिलेश यादव को भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, वो गिनाते हैं शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, धर्मेंद्र यादव, जो ये गिनाते हैं परिवारवाद। मैं परिवारवाद पर फोकस टिप्पणी आपकी चाहता हूं, जो मधु शर्मा ने जिस परिवारवाद का पर्दाफाश किया है। समाजवादी पार्टी नेताजी के संघर्ष की पार्टी है और उनके उत्तराधिकारी स्वाभाविक रूप से आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जनता से, और आप सब तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी में आदरणीय अखिलेश यादव का पहला पद जो था, समाजवादी युवा आंदोलनों के प्रभारी बनकर के आए थे। इसके बाद चुनाव लड़े, लगातार सत्ता और संघर्ष करते रहे, आज वो पार्टी के नेता हैं। शिवपाल जी का अपना रोल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पे ऊपर से उठाइए आप जितने बड़े नेताओं का, चाहे अनुराग ठाकुर की बात कर लीजिए, पीयूष गोयल की बात कर लीजिए, कल्याण सिंह के बेटों की और पोतों की बात कर लीजिए, राजनाथ जी के बेटों की बात कर लीजिए, वसुंधरा जी की बात कर लीजिए, पूरे देश के अंदर आप देख लीजिए, ऐसा कौन सा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता हो। अरे नितिन जी, ये तो आपके पास लंबी लिस्ट है, दिख रहा है। जो मधु शर्मा ने जो पर्दाफाश किया वो अलग तरीके का मामला है। एक पद पे उन्होंने एक अपने भाई को स्थापित करवा लिया, अब चाची के लिए भी पद चाहते हैं, अब अम्मा के लिए भी पद चाहते हैं, मौसी को भी लग रखवाना चाहते हैं, ये सब चाहते हैं। ये अलग तरीके का परिवारवाद है। यही, अरे कानपुर में देख लीजिए, वो विधायक है, माता जी को चेयरमैन बनवा लीजिए, वो सांसद है, बेटे के लिए विधायक की टिकट मांग रहे हैं, वो स्पीकर है, बेटे के लिए लोकसभा की टिकट मांग। ये भारतीय जनता पार्टी में बाकायदा कूट कूट के भराई, ये दूसरों को आईना दिखाने के चक्कर में अपनी कलई खुलवा रहे हैं। मधु शर्मा जैसे लोगों ने बिल्कुल खुल करके लिया है। ये सिर्फ माहौल बनाते हैं पूरे देश में, परिवारवाद, वो राष्ट्रवाद, देशद्रोह, भारत पाकिस्तान, कब्रिस्तान, हिंदू मुसलमान, ये सिर्फ धर्म के नाम पर पाखंड ठीक है, ठीक है। और अहम के प्रकार अपना उल्लू सीधा करने का काम करते हैं। ठीक है नितिन जी, मैं 10 सेकंड का रिएक्शन लूंगा। शिवम शुक्ला से वो उंगली उठा रहे थे, बोलिए शिवम शुक्ला। देखिए, ये बहुत हास्यास्पद चीज है। हमारा उन दो राजनीतिक दलों के साथ दो प्रदेशों में मुकाबला है। कुनबों में बंटने की बात करें तो कांग्रेस पार्टी से ज्यादा विभिन्न गुटों में बटा हुआ राजनीतिक दल पूरे देश में कोई नहीं है। और परिवारवाद की बात करें तो सबसे पहला नाम, अगर इसे एक आप लेमन तरीके से, जो राजनीति से नहीं जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उससे भी पूछेंगे तो समाजवादी पार्टी उसके दिमाग में सबसे ऊपर आएगी, जो राजनीति की ऊपरी समझ भी रखता है। तो ऐसे दो दलों के साथ इन दो, ये भाजपा का बनाया हुआ समझता हूँ। समाजवादी पार्टी में इन्होंने नेताजी और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी और शिवपाल यादव जी की बात की। इसके अलावा असंख्य ऐसे नेता हैं जिनका नाम गिनाने जाऊं तो शायद यह डिबेट खत्म हो जाए। लेकिन चलिए ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए, आप दोनों शांत हो। मैं रिजवान साहब के पास जाऊंगा। रिजवान अहमद सिद्दीकी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये दो प्रकरण, एक यूपी का और एक एमपी का, ये एक नजीर है ये, और मैं एक दर्जन जगह, दोनों जगह गिना सकता हूं कि क्या स्थिति है। मैं ये नहीं कहता कि समाजवादी पार्टी परिवारवादी नहीं है, लालू की पार्टी परिवारवादी नहीं, कांग्रेस पार्टी परिवारवादी नहीं है। मोदी जी बिल्कुल ठीक कहते हैं, 100% ठीक कहते हैं ये लोग। लेकिन जो लोग ये कहते हैं, अगर वो उनके परिवारवाद की कलई खुले, वो भी जड़ों में, ये तो मट्ठा डाल रहे हैं ये लोग भारतीय जनता पार्टी की जड़ों में। रिजवान साहब, देखिए दुर्गेश जी, ये मिस्ड कॉल का जब से पैटर्न आया, फैशन सा आया, भारतीय जनता पार्टी में आजकल मिस्ड कॉल करके ही मेंबर बन जाते हैं। और उसके बाद एक अजीब सी होड़ है भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से, दूसरे दल के जो भी प्रभावशाली लोग हैं या जो अनुकूल हैं, उन्हें अपने साथ कर। आप जिन दो नेताओं की बात कर रहे हैं, दोनों मेरे व्यक्तिगत मित्र हैं और हम सब हम उम्र हैं, नरेश सिंह हो या नारायण त्रिपाठी हो। गणेश सिंह समाजवादी पार्टी की पृष्ठभूमि से है, जनता दल से आए, युवा जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष थे और फिर भारतीय जनता पार्टी में आए और वहां से सांसद हो गए। नारायण त्रिपाठी
कांग्रेस में राजनीति करते थे, समाजवादी पार्टी से विधायक बने, फिर कांग्रेस से विधायक बने, और फिर जब गणेश सिंह सांसद का चुनाव लड़ रहे थे उस दौर में अजय सिंह रावल से एक गंभीर मतभेद के बाद नारायण त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के मंच पर चले, विधायक रहते कांग्रेस के विधायक, और गणेश सिंह को उसका लाभ भी मिला। कि लंबे समय से, खासतौर से अगर मैं निजी राजनीति की बात करूं तो नारायण त्रिपाठी विंध्य प्रदेश का भी एक मुद्दा उठाते थे, और नारायण त्रिपाठी समय समय पर इस तरह से मुखर होकर बात भी करते हैं। पार्टी से कई बार हाईकमान से उन्हें नसीहत भी दी। लेकिन गणेश सिंह, जो परिवारवाद की आप जिक्र कर रहे हैं, गणेश सिंह स्वयं सांसद हैं, उनके भाई भी पार्टी में सक्रिय हैं, उनके भाई की पत्नी भी पार्टी में सक्रिय हैं और जनप्रतिनिधि हैं। तो ये गणेश सिंह पर परिवारवाद का आरोप लगता रहा, नारायण त्रिपाठी पर आरोप नहीं लगता रहा। लेकिन नारायण त्रिपाठी जब कांग्रेस की सरकार थी, जैसे अभी शिवम कह रहे हैं, कांग्रेस की सरकार थी तो एक कांग्रेस में विधानसभा के एक सत्र के दौरान नारायण त्रिपाठी सरकार के किसी मतदान में सरकार के साथ, और उसी समय नारायण त्रिपाठी को लेकर कई तरह की चर्चाएं थी। उनकी कमलनाथ से घनिष्ठता की भी बहुत चर्चा होती है। अब चुनाव का मौसम है, ये अलग बात है, ये बिल्कुल सही है। रिजवान साहब, मैं थोड़ा सा नारायण त्रिपाठी को परिवारवाद से इसलिए अलग करता हूं कि नारायण त्रिपाठी वो मुद्दे उठा रहे हैं जो मधु शर्मा उठा रहे हैं। नारायण त्रिपाठी जनता के मुद्दे उठा रहे हैं कि अस्पताल नहीं, स्कूल नहीं, और सांसद जी उद्घाटन करेंगे, मंत्री जी उद्घाटन करें, इंतजार करो। मधु शर्मा कह रही हैं कि भाई हमारे कार्यकर्ता का समायोजन करो, तो उनके विधायक करें, कार्यकर्ता का आपने ठेका लिया। अरे भाई, जिला अध्यक्ष ही तो ठेका लेगा। ये दो अलग अलग परिस्थितियां हैं, लेकिन कुल मिला के अल्टीमेटली नुकसान बीजेपी का है, संगठन का है। गणेश जी, जहां तक परिवार की बात थी तो मैंने आपको बताया गणेश सिंह का परिवार कितना सक्रिय है राजनीति में, और भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पर और जनप्रतिनिधि के नाते भी वो उनका परिवार सक्रिय है। लेकिन नारायण त्रिपाठी का परिवार इस तरह से नहीं। नारायण त्रिपाठी स्वयं है, अपने परिवार के लोगों को बहुत उन्होंने नहीं आगे बढ़ाया है। लेकिन नारायण त्रिपाठी को लेकर कई तरह का भारतीय जनता पार्टी भी सशंकित रहती है। जैसा शिवम ने इशारे में कहा था, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के हाल यही है कि मध्य प्रदेश में बहुत ढेर सारे नेता ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के विचार के लोग नहीं थे, अलग अलग जगह से, अलग अलग परिस्थिति। इस बार तो सरकार भी भारतीय जनता पार्टी, रिजवान साहब, यूपी में भी है यही दर्द। मधु शर्मा कह रहे हैं कि जो बाहर से आए लोग हैं, चाहे चौधरी लक्ष्मी नारायण हो, चाहे जो हो, बहुत सारे ऐसे लोग, वो कह रहे हैं उनको भाजपा के रीति संघ संगठन से कोई मतलब नहीं है, और वो लोग मलाई काटे जा रहे हैं, कार्यकर्ता मरा जा रहा है। वही बात ये मधु शर्मा भी कह रही है। मैं भी यही कह रहा था कि देश में जब मिस्ड कॉल से आप पार्टी का सदस्य बनाने लगेंगे, आप जब इस तरह से आ जाएंगे कि आप एक मिस्ड कॉल करो और पार्टी के सदस्य बन जाओ, तो फिर किसी के लिए भी दरवाजा खोल लेंगे, और जहां सबसे बड़ा सिर्फ एक अकेली सोच होगी कि हर हाल में जीतना है और दूसरे के घर को खाली करना है। जब ये सोच होगी तो अपने घर में बहुत तरह के विचार आएंगे, बहुत तरह की विचारधारा से बहुत लोग तत्कालिक रूप से विचारधारा के साथ तो आ सकते हैं लोग आपके साथ, लेकिन विचारधारा को अपना नहीं सकते, और ये बहुत मुश्किल होता है। और ये इस तरह की चीजें, मतभेद, मनभेद, बहुत तरह की चीजें समय समय पर सामने आती है, और ये परेशानी है। और मध्य प्रदेश में भी चुनाव का समय है, मध्य प्रदेश में भी जितनी भी तरह की चीजें हो रही हैं, जो कांग्रेस में देखने में मिलती थी, वो इस बार भारतीय जनता पार्टी में भी उसी स्तर पर देखने को मिल रहा है। कहीं भारतीय जनता पार्टी में जिला अध्यक्ष के खिलाफ जुलूस निकाला जाता है, शिवम शायद नहीं कह पाएंगे इसको, लेकिन जुलूस निकाला जाता है। तो ये शिवम का जो रोल था रिजवान साहब, उन्होंने अपनी बाखूबी अपना रोल निभाया एक प्रवक्ता का। उन्होंने 1 दर्जन जिला अध्यक्षों को गिनाया, कहीं महाकाल के नगरी उज्जैन की बात कही कि कांग्रेस वाले कैसे लड़ गए, उन्होंने अपना काम किया। जी रिजवान साहब, तो मेरा यही कहना है कि ये जिस तरह की भी किसी भी राजनीतिक दल के लिए ठीक नहीं है, और खास तौर से समाज में जिस तरह कोई किसी को राक्षस कहता है और उसके जवाब में कोई किसी को कुत्ते भौंकना की तरह की बात करता है, ये चाल, चरित्र और चेहरे की पार्टी से उम्मीद नहीं की जाती। और कहीं ना कहीं राजनीति में इस तरह की चीजें, इस तरह की भाषा और इस तरह के विवाद शर्म स्थिति को पैदा कर सकते हैं। ठीक बात है। शिवम, एक छोटा सा रिएक्शन दीजिए, क्योंकि मंथन
अब अंतिम सोपान पे है, अंतिम चरण में हम जा रहे हैं। एक छोटा सा रिएक्शन शिवम, फिर मैं नितेंद्र सिंह यादव के पास जाऊंगा। देखिए, एक बात समझने योग्य है, भारतीय जनता पार्टी का जहां तक विचार की बात है, अगर कोई भी व्यक्ति इस दल में आता है तो वह विचारों को आत्मसात करके ही आता है। मेरा नहीं मानना है कि कोई व्यक्ति क्षणिक लाभ के लिए इतने बड़े निर्णय को ले सकता है। अगर कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेता है तो उस दिन वह उसकी रीति नीति और विचारधारा के प्रति समर्पित होकर के काम करेगा। और भारतीय जनता पार्टी आइडियोलॉजिकली 3 मुद्दों को लेकर के बनी थी, जिसमें से 2 हमने ऑलरेडी कर दिए। सबसे महत्वपूर्ण था राम मंदिर बनाने का। आज कितना भव्य राम मंदिर बन रहा है, पूरा देश देख रहा है। उसके अतिरिक्त 370 हमारी दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार आई, राज्यसभा में स्थिति हमने कर दिया। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था यूसीसी का, उस पर हमारा ड्राफ्ट तैयार है, हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार कभी अपनी आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। उसके अतिरिक्त भी मैं बार बार कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों में कई बार असंतोष की जब स्थिति नजर आती है, आपस में एक प्रकार से खींचतान नजर आती है, तो वह जनता से जुड़े हुए उनके सरोकार के विषयों को लेकर के हो सकता है कि कार्यकर्ताओं में आपस में नाराजगी हो जाती है। लेकिन यह चीज कभी भी आप नहीं देखेंगे पद की लालसा में, सत्ता के प्रलोभन में, भलाई काटने के लिए, इस प्रकार की चीजें कांग्रेस पार्टी का चरित्र रही है। इनकी जब अपनी सरकार थी तो मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह के ऊपर उमंग सिंगार इनके मंत्री आरोप लगाते थे कि कहीं न कहीं दिग्विजय सिंह अवैध रेत और अवैध शराब के कारोबार में लिप्त हैं। इनके कई विधायक हैं जो कहीं न कहीं कमलनाथ जी के ऊपर आरोप लगाते थे कि वह मंत्रियों की बात नहीं सुनते हैं, उनको समय नहीं देते हैं, विकास कार्यों में संलिप्त नहीं होते हैं। इस प्रकार की स्थिति कांग्रेस पार्टी की परंपरा रही है। भारतीय जनता पार्टी में यह जो भी थोड़े बहुत प्रकरण आ रहे हैं, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, हमारा कार्यकर्ता पूरी निष्ठा के साथ चुनावों में लग जाएगा। ऐसा तो नहीं है शिवम की नारायण त्रिपाठी पर डोरे डाल रही हो कांग्रेस, जैसा आप इशारा कर रहे थे। देखिए, ये तो कांग्रेस पार्टी का चरित्र रहा है। घर वापसी कराना चाह रही हो, जैसे आप लोग घर वापसी कराते हैं। देखिए, हम लोगों ने घर वापसी नहीं कराई। अगर कोई व्यक्ति हमारे नहीं, आप लोग दूसरी घर वापसी कराते हैं, मुसलमानों को हिंदू के घरों वापस करते हैं ना, हिंदू वो वाली घर वापसी की बात कर रहे हैं। हम लोग नहीं कराते। अगर कोई व्यक्ति अपनी निजी आस्था से अपनी मत परंपरा, नहीं बुरा नहीं है भाई, कोई निजी आस्था से आ रहा है तो आप उसमें सहयोग कर रहे हैं, अच्छी बात है। कर्नाटक की हो, उत्तर प्रदेश की हो, किसी भी राज्य की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, हम तो कानून लेके आते हैं कि अगर प्रलोभन दे करके, डरा धमका करके, मैं आपकी बात से सहमत हूँ शिवम, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि आपके नेता चाहे नारायण त्रिपाठी हो, गणेश सिंह हो, जनता के मुद्दों के लिए हो सकता है मतभेद हो, मतैक्य ना हो, लेकिन मथुरा में कौन सा जनता का मुद्दा है? अगर मामी मौसी अम्मा को अगर पद दिलवाना है, विधायकों को, सांसदों को, तो इसमें कौन सा जनता का हित है? जनता का हित तो वो है कि आप जैसे कार्यकर्ता को पद मिले, ये जनता का हित है। देखिए, स्थानीय स्तर पर मथुरा का क्या विषय है उसके बारे में तो मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उस चीज की वहां कैबिनेट मंत्री इन्वॉल्व है, स्थानीय मसला नहीं, पूरे प्रदेश का मसला हो गया वो। अगर भारतीय जनता पार्टी में कोई किसी नेता का पुत्र आगे आना चाहता है, उसको भी बतौर कार्यकर्ता वह तमाम दायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है जो एक सामान्य पृष्ठभूमि से आने वाले कार्यकर्ता को करना पड़ता है। तो ये बड़ी सैद्धांतिक बातें हैं। उन्होंने बता दिया कि कहो कि लिखो मेरे भाई का नाम, लिखो मेरे अम्मा का नाम, लिखो मेरे भैया भतीजे का नाम, ये होता है अंदर। ये अंदर आप बातें आती नहीं। वो जिलाध्यक्ष उन्होंने खोल दिया, सारी बातें लेकर आ गई बाहर वो, जिसमें एक परिवार से 5 सांसद होते थे, मुख्यमंत्री होते थे। वो मान रहे हैं ना कि वहाँ परिवारवादी है, ठीक है, उनके यहाँ परिवार में वो राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, वो परिवारवादी क्षेत्रीय पार्टियां मान लिया, आपने भी मान लिया, और जनता भी उनको परिवारवादी पार्टी मान के वोट देती है। लेकिन चाल चरित्र चेहरा तो आपका है। कांग्रेस भी राहुल गांधी, इंदिरा गांधी और प्रियंका गांधी की पार्टी है, आप तो नहीं है ना। देखिए, तो मैं बार बार वही बात बोल रहा हूँ कि यह स्थानीय स्तर का कोई विषय हो सकता है, उसको हमारा संगठन जो भी है, अगली बार मैं आपको बुलाऊंगा तो 10 जगह के प्रकरण रखूंगा, तब आपको बुलाऊंगा। मैं नितेंद्र सिंह यादव के पास जाऊंगा फाइनल कमेंट के लिए। एक छोटी सी टिप्पणी, फिर मैं रिजवान साहब के पास 30 सेकंड के लिए जाऊंगा। नितेंद्र सिंह यादव, भारतीय जनता पार्टी लगातार ये इनकी कथनी और करनी में कभी समानता रही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो कभी करती नहीं है, और जो करती है वो कहती नहीं। ये इनका एक अपना दोहरा चरित्र है। अब बताइए, शिवम बता रहे हैं कि इनके 2 एजेंडे थे, एक तो राम मंदिर बनाना, और राम मंदिर इनके कृपा से बन रहा है। अरे अभी लगातार सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा चला, सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आया, एक समिति का गठन हो गया। आप तो चंदा बटोर रहे हैं पूरे देश में, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी उस मंदिर को बेचने का काम। का भी क्रेडिट लेने दीजिए भाई इनको। अरे भाई, अभी तो उंगली उठाने लगते हैं जरा जरा सा, एक नहीं हो गया। अब उंगली उठाने की गुंजाइश नहीं है, कंप्लीट है। नितेंद्र सिंह यादव कंप्लीट करे, वक्त नहीं मेरे पास, मैं खत्म करूंगा। या तो आप पहले बताइए, लोकतंत्र को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते। अगर आप संविधान और लोकतंत्र को मानते हो तो गिराने क्यों गए थे?
और अगर गिरा दिया था तो फिर अभी तक वो बनाने क्यों नहीं गए थे? फिर क्यों सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करते रहे? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब निर्णय हो गया, डिसाइड हो गया, तो आपने एक ट्रस्ट बनाई है और ट्रस्ट देश भर से चंदा वसूल कर रहा है और चंदा वसूल करके मंदिर बना रहा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कौन सा बड़ा भारी योगदान है? सिर्फ आप बेचेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग कि हम मंदिर बना रहे हैं, हम मंदिर बना रहे हैं। इसलिए मंदिर मस्जिद की बातें मत करिए, आप ये देखिए अपने घर में क्या हो रहा है। मधु शर्मा जैसी कार्यकर्ता आपकी सार्वजनिक रूप से इस्तीफा देकर बता रही है कि हमारी अम्मा को, हमारी चाची को, हमारे भतीजे को, मेरे बेटे को आप पदाधिकारी बना दीजिए। नारायण त्रिपाठी जैसे व्यक्ति जो क्रांतिकारी विचारधारा के व्यक्ति हैं, वो इस बात पर कि सांसद जी मना कर सार्वजनिक रूप से पब्लिक में आप जनप्रतिनिधि का अपमान कर रहे हो और इस तरीके से आप आदर्शों की, चरित्र की बात करते हो। इसलिए भारतीय ठीक है नितिन जी, कंप्लीट करिए, अब बिल्कुल वक्त नहीं है। नितिन जी कंप्लीट करिए प्लीज। ठीक, थैंक यू भैया। रिजवान साहब बस 20 सेकंड का फाइनल कमेंट, फिर मैं कार्यक्रम खत्म कर रहा हूँ, वक्त अब है नहीं। बिल्कुल, चुनाव का समय है, ऐसी बहुत ढेर सारे तस्वीर, बहुत से ड्रामे आपको देखने मिलेंगे। तो बहुत तरह की चीजें हो रही है। कटनी के भी एक पूर्व विधायक ने पार्टी छोड़ दी और कटनी और मैहर लगा हुआ है आपस में। अलग अलग अगर देखा जाए तो कहीं जो कभी कांग्रेस में था वो भारतीय जनता पार्टी में है, जो कभी भारतीय जनता पार्टी में था कांग्रेस में है। जी जी, तो कांग्रेस अछूती नहीं है, उसमें भी नाम जो है इतना ज्यादा है। और जाहिर है परिवारवाद तो हर तरफ है, हर जगह है। सब चाहते हैं कि उनके बच्चों को विरासत में उनकी ही जैसी कुछ चीजें मिले, और ये बढ़ चढ़कर हर दल पे हर जगह है। किसी के नाम सिर्फ उस तरह से जोड़ दिए जाते हैं और किसी के बहुत बड़े पैमाने पर होता है, लेकिन वो उस पर वो इल्जाम नहीं लगते। और शिवम जिस तरह से कह रहे हैं, और शिवम को कहना भी चाहिए इसलिए कि वो पार्टी के प्रवक्ता है जैसा आप कह रहे थे, लेकिन हालात अच्छे नहीं है। इस तरह से जनप्रतिनिधि अगर सड़क पर आपस में एक दूसरे के बारे में बातें करेंगे, क्या भारतीय जनता पार्टी क्या कांग्रेस, तो ये अच्छी बात नहीं है। कांग्रेस में भी अभी डिंडोरी के जिलाध्यक्ष को निकाला गया, उन्होंने बहुत तरह की बातें कही, एक जिलाध्यक्ष को जेल में भी निकाल दिया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से सतह पर विरोध है वो इस बार कुछ ज्यादा ही दिख रहा है। इसलिए कि बीजेपी में ऐसा होता है, इसकी उम्मीदें कम की जाती है, ये जाहिर है उनके लिए चिंता है। जी बहुत शुक्रिया रिजवान साहब, बहुत शुक्रिया। नारायण त्रिपाठी का भी शुक्रिया, शिवम शुक्ला आपका बहुत शुक्रिया, नितिन सिंह यादव बहुत बहुत शुक्रिया, और मधु शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत धन्यवाद, आभार उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। दरअसल ये परिवारवाद जो है ये वंशबेल है, और ये वंशबेल एक तरीके से ये फैलती ही जा रही, फैलती जा रही, फैलती जा रही। भले ही एक दल दूसरे दल पर सीधे आरोप लगाए कि भाई वो परिवारवादी दल है, और जनता को एक बार वो सपने दिखा सकता है, लेकिन जो जड़ें दिख रही हैं, जो जड़ों में है, जो जमीनी स्तर पर है, वो साफ दिख रहा है। चाहे जौन सा दल हो, जौन सा नेता हो, वो अपने परिवार को प्रमोट करना ही चाहता है। भारतीय जनता पार्टी जो खुद को अपनी इस बीमारी से अछूता मानती है, उसको तस्वीरें, उसको आईना उसी की जिला अध्यक्ष मधु शर्मा ने मथुरा में दिखाया है। अगर वास्तव में आप शहर दर शहर, जिले दर जिले देखेंगे तो कमोवेश तमाम जगह इस तरह की स्थितियां, परिस्थितियां आपको मिलेंगी, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे अन्य राज्य हों। और ये केवल एक जिले, एक राजनीतिक दल में नहीं, बाकी ज़्यादातर राजनीतिक दलों में ये स्थितियां हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा हो रहा है, इसीलिए हमने मंथन किया और इसीलिए ये चर्चा होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।